Welcome. Today we are going to discuss about law of neutrality in neutral and neutralized states. This is a very interesting topic regarding laws that are basically uh, laws of war. यानी कि जो अब देखें इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि जंगों के कौन से कवानीन हैं। वरना तो हम ये समझते हैं ना कि भाई जंग है तो फिर तो कोई कानून नहीं, आप दुश्मन पे हमला करें और वट एवर यू वांट टू डू एंड टू क्रश हिम एंड डू टू इन्फ्लिक्ट एज मच एज यू कैन द इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी का जो भी एक्सटेंट हो। बट अगेन इंटरनेशनल लॉ ने कुछ इसमें भी रेगुलेशंस बताए हुए हैं, तो आइए हम ज़रा आज उनको देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता हो जाए कि वॉर क्या है, लॉज ऑफ वॉर अंडर इंटरनेशनल लॉ। तब हम थोड़ा सा ये एक किस्म का आप इसको बैकग्राउंड समझ लें। इट्स नॉट इवन इंट्रोडक्शन, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड। वॉर इज द कॉन्टेस्ट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स प्राइमरीली थ्रू देयर आर्म्ड फोर्सेस। लॉज ऑफ वॉर डील्स विद द कमेंसमेंट, डिमोनियर, टर्मिनेशन ऑफ वॉरफेयर एंड टर्मिनेशन ऑफ वॉरफेयर वेदर ऑन लैंड, नेवल और एरियल। लॉज ऑफ वॉर जो है वो बेसिकली वॉर कैसे कंडक्ट की गई है या कब शुरू की गई, कब उसको ख़त्म किया जाता है, ये इससे डील करता है। चाहे वो ज़मीन पे है, वो पानी में है, समंदर वाली, या एरियल है। इट आल्सो इंक्लूड्स गोरिल्लाज, एस्पियोनेज, इंक्लूडिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिजनर्स एंड वुंडेड पर्सनल। It's wrong to say that due to outbreak of war, all of the relations between belligerent states come to end. ये बड़ा important point है. We always think that when there is a war between two states, all of the relations that between them are broken. But no, it's not like that. States do bring changes in their behavior against their enemies and also other states who may not be the part of the war. अब देखिए बिहेवियर में तो चेंज एक दूसरे के खिलाफ आएगा अगर उनके दरमियान कोई पीसफुल ट्रीटीज हैं, डिप्लोमेट्स कॉल ऑफ हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं होता ना अगर दो ममालिक के सिटीजन एक दूसरे के मुल्क में हैं तो आप उनको पकड़ लें, कैद कर लें, उनको तशद्दुद का निशाना बनाएं, क्यों भाई वॉर है। ऐसे नहीं होता। और फिर लेकिन आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स ईच अदर जो है और वो चेंज होता है, स्पेशली दो स्टेट्स टू जो आपके पड़ोस में स्पेशली होती है, उन पर इसका इफेक्ट होता है इकोनॉमिकली। इसके अलावा भी बहुत और इफेक्ट्स हैं, पूरी दुनिया पे जाते हैं अगर दो बहुत बड़ी पावर्स हों तो। So the term neutrality is derived from Latin word neuter, which means impartiality. This concept was known in ancient civilizations too, along with war and peace requirements. Not only neutral states should remain impartial, but such attitude must be recognized by others. Basis. It discourages war and localize area of war regulated in international relations. तो देखिए ना न्यूट्रलिटी का फ़ायदा तो हुआ कि एक तो ये वॉर को डिस्करेज करता है और वॉर के इफेक्ट को लोकलाइज करते हुए कि जो न्यूट्रल स्टेट है चूँकि वो वॉर का हिस्सा नहीं बनती, इसलिए वॉर वहाँ पे स्प्रेड आउट नहीं होती, डिस्ट्रक्शन नहीं होगी वहाँ पे। तो ये है बहरहाल न्यूट्रल स्टेट उस वक्त न्यूट्रल होती है जब उसका न्यूट्रल होना जो वो रिकग्नाइज किया जाए बाकी स्टेट्स की तरफ से भी। इफेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ न्यूट्रलिटी। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस का न्यूट्रलिटी पे बड़ा इफेक्ट है। आप इस इफेक्ट का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि स्विट्ज़रलैंड ने शुरू में यूएन का पार्ट बनने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वो ये कह रहा था स्विट्ज़रलैंड कि हम तो इम्पार्शल हैं, हम तो वॉर्स में आगे हिस्सा नहीं लेते। लेकिन अगर यूएन ने हमें कभी कंपेल किया, क्योंकि बीइंग अ मेंबर ऑफ यूएन आपने तो यूएन को मदद करनी है जब यूएन को आपकी मदद की ज़रूरत हो। अगर आपने किसी मुल्क पे कब्ज़ा भी करना, या कब्ज़ा कह रहा हूँ वो उसमें इंटरवीन करना है या उधर हमला करना है, तो इस सूरत में तो आप न्यूट्रल तो ना रहे। तो बहरहाल आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 5 जो है वो ये कहता है कि पॉसिबल असिस्टेंस टू यूएन अगेंस्ट सच स्टेट विच इज़ थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी। यानी कि आपने असिस्टेंस करनी है। अगर आप असिस्टेंस करेंगे यूएन की तो फिर तो आप इम्पार्शल तो ना रहे ना। आर्टिकल 25 रिक्वायर्स मेंबर्स टू कैरी आउट ऑर्डर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये भी एक इम्पार्शलिटी के खिलाफ बात चली जाती है, यानी कि न्यूट्रलिटी के खिलाफ चली जाती है बात।
हम बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस पढ़ रहे हैं न्यूट्रलिटी के ऊपर कि यूनाइटेड नेशंस के कौन से आर्टिकल्स हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 41, 42, 43 also empowers Security Council to take assistance from other states. Article 49 talks about mutual assistance of states to carry out measures of Security Council. Article 51 deals with the collective self defense. अब ये जितनी इनमें से ये जितनी आपको याद रह जाती हैं तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो आइडिया है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस के इन आर्टिकल्स की वजह से जो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी है वो इफेक्ट होता है। अब न्यूट्रल स्टेट की क्या ड्यूटीज है? नंबर 1, एब्सटेंशन। इट इज द ड्यूटी ऑफ द न्यूट्रल स्टेट टू एब्सटेन फ्रॉम रेंडरिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प टू बेलिगेंट स्टेट। ठीक हो गया। प्रिवेंशन, दैट इज द ड्यूटी टू प्रिवेंट एनी एक्टिविटी अगेंस्ट एन बेलिगेंट स्टेट। यदि कि आपकी स्टेट है न्यूट्रल स्टेट है तो आपने कोई आपकी टेरिटरी से कोई हमला ना करे किसी भी एक मुल्क पे जो आपस में जिनकी लड़ाई हो रही है। एक्विसेंस, इन अ सेंस इफ एनी शिप कैरिंग कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड वो चीज़ें होती हैं जो कि ड्यूरिंग वॉर टाइम जिनके ऊपर पाबंदी होती है। मिसाल के तौर पे कोई उसमें बॉम्ब्स हों या कोई असला वगैरह हो या कोई ऐसा मटेरियल हो कि जो बॉम्ब से असला बनाने में यूज़ हो सकता है, उसको कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। सो एक्विजेंस इन अ सेंस इफ एनी शिप कैरिंग कॉन्ट्राबैंड इज सीज्ड देन न्यूट्रल स्टेट हैज़ टू गिव एक्विजेंस। देखिए ना, अगर आपकी शिप है और उस शिप में कोई ऐसा माल था, आप हैं न्यूट्रल, और अगर वो न्यूट्रल ऐसे शिप को पकड़ा गया है तो आपको फिर ये मानना पड़ेगा, हाँ जी ठीक है। रेस्टोरेशन, फॉर एग्जाम्पल अ बेलिगेंट स्टेट सीजेस शिप इन टेरिटरी ऑफ न्यूट्रल स्टेट, देन सच स्टेट मस्ट रिस्टोर द शिप टू द अदर बेलिगेंट स्टेट। अब एक जो बेलिगेंट स्टेट है वो न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में कोई शिप पकड़ लेती है एक दूसरी बेलिगेंट स्टेट का, तो फिर चूँकि वो न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में पकड़ा गया तो आपने वो शिप वापस उसी मुल्क को करना है जिस मुल्क का बेशक वो बेलिगेंट मुल्क है, लेकिन आपने वो उसके वाले करना है। रिपेरेशन, इन केस ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ अबव मेंशन ड्यूटीज़ आपने रिपेरेशन करना है। अलाबामा क्लेम्स आर्बिट्रेशन 1872 हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जिसमें यूएस ने लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी की खिलाफ वर्जी पे ब्रिटेन के ख़िलाफ़ केस किया था और आर्बिट्रेटर्स ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और यूएस को कंपनसेशन मिली। तो इसका मतलब है कि अगर न्यूट्रल स्टेट की आपने न्यूट्रलिटी की खिलाफ वर्जी की है तो आप कंपनसेट उसको करेंगे पैसों की सूरत में। अब ड्यूटीज़ ऑफ बेलिगेंट स्टेट क्या हैं? अब याद रख लें जो ड्यूटीज़ है ना न्यूट्रल स्टेट की, वो राइट्स बन जाते हैं बेलिगेंट स्टेट के। जो बेलिगेंट स्टेट की ड्यूटीज़ है वो राइट्स बन जाएंगी न्यूट्रल स्टेट के। एब्सटेंशन टू कमिट एनी एक्ट ऑफ वॉर, prevention of bad treatment with citizens and ambassadors of neutral state, acquiescence in a sense if neutral state for time being gives asylum or refuse to persons or ships of any belligerent state, then the other state must respect such decision. अब ये जो एक्विसेंस है ना ये बड़ी दफ़ा यूज़ हुई है। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में ये है कि इंग्लैंड की टेरिटरी में 24 घंटे के लिए कोई शिप आता है, बेशक जो भी है शिप, अगर उसको कोई फ्यूल चाहिए तो वो उधर रह सकता है, इवन इफ दिस इज न्यूट्रल स्टेट। जब अर्जेंटीना के साथ इनकी जंग हुई थी इंग्लैंड की जो आइलैंड्स के ऊपर, तो उस वक़्त भी इंग्लैंड ने ये कहा था कि 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर अगर कोई शिप्स वगैरह हैं, कोई सिविलियंस हैं, वो निकल जाएं यहाँ से, तो ताकि ये अटैक किया जा सके। तो इस तरह की जो बिहेवियर है दैट इज़ नीडेड। न्यूट्रलिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड, टेरिटरी ऑफ न्यूट्रल स्टेट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि अगर न्यूट्रल स्टेट जो है जिसका काम है कि वो प्रिवेंट करे, लेकिन अगर न्यूट्रल स्टेट इतनी कमज़ोर है कि वो अपनी टेरिटरी से प्रिवेंट नहीं कर सकती, तो फिर उसके ऊपर तो फिर बेलिगेंट स्टेट अटैक कर लेगी कि भाई आपकी टेरिटरी से हमारे ख़िलाफ़ यूज़ हो रहा है, असला आ रहा है, और आप अपनी टेरिटरी में जो है लोगों को काबू नहीं कर सक रहे, तो फिर वो जाहिर बात है बेलिगेंट स्टेट जो है वो इट कैन टेक मेजर्स। रिपेरेशन इन केस ऑफ एन इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी, ये तो इट्स ए नॉर्मल थिंग। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रलिटी क्या है? नंबर 1 परपेचुअल न्यूट्रलिटी,
लगातार द स्टेटस ऑफ स्टेट्स परमानेंटली न्यूट्रलाइज पर स्पेशल, जब स्पेशल ट्रीटी हुई और उससे जो न्यूट्रलिटी है. General and partial neutrality. General neutrality covers the territory of an entire state, but circumstances may exist in which only a part of its territory is neutral, for example by treaty. अब जनरल न्यूट्रलिटी में तो ये है कि पूरी की पूरी स्टेट की टेरिटरी जो है वो न्यूट्रल रहती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब उसका कोई एक पार्ट ऐसा हो जो कहे जी कि हम न्यूट्रल नहीं होते, ये हमारी यहाँ पे जो कम्युनिटी आबाद है वो न्यूट्रल नहीं है, वो टेक पार्ट करेगी. अच्छा, इस तरह के मामला जो है ना कभी कभार ट्रीटी की सूरत भी हो सकते हैं. इसके अलावा वहाँ पर अगर इंसर्जेंसी हो और वो इंसर्जेंसी जो है वो आपके काबू में तो नहीं है, तो ये भी एक उसकी एक शक्ल हो सकती है. इंसर्जेंसी का टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं. वॉलेंटरी एंड कन्वेंशनल न्यूट्रलिटी. व्हेन अ स्टेट इज बाउंड बाय ट्रीटी टू रिमेन न्यूट्रल. इन ऑल अदर टाइप्स ऑफ स्टेटस इज प्योरली वॉलेंटरी. जब ट्रीटी है ना तो फिर तो आप पे बाइंडिंग हो गया ना कि आप न्यूट्रल रहें. लेकिन अगर ट्रीटी नहीं है तो फिर तो आप खुद से कहते भी मैं न्यूट्रल हूँ, तो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है कि भी मैं न्यूट्रल हूँ, तो इसकी वो वैल्यू नहीं है जो कन्वेंशनल जो ट्रीटी है. आर्म्ड न्यूट्रलिटी. द स्टेटस ऑफ स्टेट विच टेक्स मिलिट्री मेजर्स टू प्रोटेक्ट इट्स न्यूट्रल स्टेटस. उसने अपनी आर्मी को तैयार रखा हुआ है ताकि वो अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रख सके. क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी. क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी इम्प्लाइज द गिविंग ऑफ सम काइंड ऑफ एड टू वन बेलिगेंट. फॉर एग्जांपल आप उसको कोई फूड दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं किसी एक बेलिगेंट स्टेट को. स्टार्ट एंड एंड ऑफ न्यूट्रलिटी. इमीडिएटली आफ्टर स्टार्ट ऑफ वॉर ए स्टेट हैज़ टू डिक्लेयर इटसेल्फ न्यूट्रल. अब चाहे वो ट्रीटी के जरिए करे या वैसे करे, लेकिन उस डिक्लेयर करे. इट विल कम टू एन एंड. कब न्यूट्रलिटी कम ख़त्म हो जाती है? एट द एंड ऑफ द वॉर. व्हेन न्यूट्रल स्टेट स्टार्ट्स वॉर. जब न्यूट्रल स्टेट खुद वॉर स्टार्ट कर रहे, जिस तरह अमेरिका ने जब पहले तो उसने अपने आप को न्यूट्रल जाहिर किया हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन जब उसने अपनी न्यूट्रलिटी को ख़त्म किया और वॉर में हिस्सा लिया, तो बेसिकली उसका एक डिक्लेरेशन था कि जी अब हम वॉर में हिस्सा लेंगे. व्हेन बेलिगेंट स्टेट स्टार्ट्स वॉर. या तो न्यूट्रल स्टेट खुद से वॉर स्टार्ट कर ले या बेलिगेंट स्टेट उस पर अटैक कर दे, तब भी न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसने तो आगे से फिर अब जवाब भी देना है. इंस्टेंसेस. इफ़ अ न्यूट्रल स्टेट abstains टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट बेलिग्रेंट ऑन वायलेशन ऑफ ड्यूटी. इफ़ अ न्यूट्रल स्टेट इज़ टू वीक टू प्रिवेंट एनी इलीगल एक्टिविटी. तब भी न्यूट्रलिटी को ख़तरा पहुँचेगा. तब भी न्यूट्रलिटी को ख़तरा है कि जब बेलिग्रेंट कोई एक बेलिग्रेंट स्टेट है वो उसकी कोई ड्यूटी हो और वो ड्यूटी सर अंजाम ना दे, तो भी खतरा न्यूट्रलिटी को. इन बोथ केसेस अदर बेलिगेंट स्टेट हैज़ राइट टू इंटरवीन. अब देखें होता क्या है. एक न्यूट्रल स्टेट है वो इतनी वीक है कि वो किसी इलीगल एक्टिविटी को नहीं रोक सकती, तो उस इलीगल एक्टिविटी का अगर किसी एक बेलिगेंट स्टेट के फेवर में हो जाए तो दूसरी बेलिगेंट स्टेट ऑफ कोर्स वो फिर अटैक कर देगी. या एक जो न्यूट्रल स्टेट है वो किसी एक बेलिगेंट स्टेट के ख़िलाफ़, किसी एक बेलिगेंट स्टेट जब वो कोई ड्यूटी जो है वो उसको वायलेट करे, तो उस मामले में फिर जो है वो दूसरी जो बेलिगेंट स्टेट है वो वॉर डिक्लेयर कर लेती है. शिप्स ऑफ बेलिगेंट स्टेट हैव राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज इवन फॉर रिफ्यूलिंग एंड रिपेयरिंग. A neutralized state is a state whose independence and integrity are for all future time guaranteed by other states through a treaty. जैसे स्विट्ज़रलैंड ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था. ये है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइज स्टेटस कंटिन्यूज आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर. तो ये है जो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रलाइज स्टेट है वो न्यूट्रल स्टेट से इसलिए डिफरेंट होती है कि न्यूट्रलाइज स्टेट जो है वो हमेशा ट्रीटी के ज़रिए वो होती है, और जो न्यूट्रलाइज स्टेट है उसका जो स्टेटस है वो वॉर के बाद भी चलता रहता है, जबकि न्यूट्रल स्टेट का जो स्टेटस है वो ख़त्म हो जाता है वॉर के बाद. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है न्यूट्रलाइज स्टेट का और न्यूट्रल स्टेट का इन दो पॉइंट्स में. सो आई होप दैट दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.